Hello, good day to viewers. This is Noreen Kamran and you are watching my YouTube channel Next Generation Nurses. So thanks for your love, support and encouragement. I hope that I will continue my videos like this, and on the basis of your demand, I will make my future videos as well. So guys, today we will be talking about visa screening process because I got some comments on my last video. Candidates are more interested to know about the visa screening process. So I decided to discuss today the topic visa screening and to give you a bit touch on CES report also, because candidates have little bit confusion between these two services of CGFNS. So guys, what we are waiting for, let's move to the topic. So guys, first I would like to tell you a little bit, I would like to touch the background on CES report. As you know that CES is the Credential Evaluation Services, which is only required by the certain board of nursing to give you an eligibility to sit for an exam. I mean the NCLEX exam. So it means कि वो आपका डिटेल में credentials को एनालिसिस करके एक रिपोर्ट आपके बोर्ड ऑफ नर्सिंग को भेजते हैं, जिसके बेसिस पे आपको एलिजिबिलिटी लेटर जो है वो NCLEX में बैठने के लिए मिल जाती है। तो ये सिर्फ आपकी क्रेडेंशियल से रिलेटेड होता है, ठीक है। इसमें अभी आपने NCLEX पास नहीं किया, आपने कोई इंग्लिश प्रोफिशिएंसी को नहीं टच किया है, तो ये सिर्फ क्रेडेंशियल इवैल्यूएशन सर्विसेज है। अब हम बात करते हैं वीजा स्क्रीनिंग के। सो व्हाट इज वीजा स्क्रीनिंग? सो वीजा स्क्रीनिंग इज बेसिकली अ कॉम्प्रिहेंसिव स्क्रीनिंग सर्विसेज फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशनल। तो ये वीजा स्क्रीनिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को करनी होती है। आपकी जो है वो यूएस में काम करने के लिए जो आपको एम्प्लॉयमेंट की जरूरत होती है या ऑक्यूपेशनल वीजा की जरूरत होती है, तो उसके स्टैंडर्ड्स को फुलफिल करने के लिए आपको वीजा स्क्रीनिंग की क्रेडेंशियल असेसमेंट करवानी होती है, ठीक है। अब ये वीजा स्क्रीनिंग की जो क्रेडेंशियल असेसमेंट है वो बेसिकली एक सर्टिफिकेट होता है जो सेटिस्फाई करता है आपके यूनाइटेड स्टेट्स में फेडरल रिक्वायरमेंट्स को, फेडरल स्क्रीनिंग की रिक्वायरमेंट्स को। तो ये आपके जहन में होना चाहिए कि वीजा स्क्रीनिंग सिर्फ और सिर्फ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को करवानी होती है, और CGFNS इज द ओनली अप्रूव्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड एंड सिक्योरिटी के वो आपके जो है वीजा स्क्रीनिंग के क्रेडेंशियल्स को इवेल्युएट करके एक सर्टिफिकेट आपको बनाकर देता है, जिसको बोलते हैं वीजा स्क्रीनिंग सर्टिफिकेट। ओनली IHCP पीपल आर रिस्पॉन्सिबल टू गिव यू दी सर्टिफिकेट। जस्ट कीप इन माइंड दैट CGFNS इज ओनली द अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन और अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ होम लैंड एंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के जो आपका जो है वो वीजा स्क्रीनिंग के टाइम पे आपका जो है वो क्रेडेंशियल्स को असेस करके जो है वो आपको एक सर्टिफिकेट तैयार करके देती है, जो कि ICHP वाले आपको देते हैं। ICHP इज द हेल्थ इंटरनेशनल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की एक टीम होती है जो कि सब डिवीजन ऑफ CGFNS होता है, राइट। तो वो आपको एक वीजा स्क्रीनिंग का सर्टिफिकेट देता है जो ये अप्रूव करता है कि आप फेडरल रिक्वायरमेंट की स्क्रीनिंग को पूरा कर रहे हो और आप ऑक्यूपेशनल वीजा के लिए रेडी हो। तो कॉन्सुलेट में फिर आप दूसरे लोगों की तरह इमिग्रेशन में लाइन में क्यू में खड़े नहीं होते, जहां पे आपको ये होता है कि आपका वीजा रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आप पूरे एक वीजा स्क्रीनिंग के साथ अपने क्रेडेंशियल्स को इवेल्युएट करा के जा रहे होते हो, तो आपके मोर चांसेस होते हैं एम्बेसी में आपको वीजा मिलने के। ऑलराइट, तो ये कीप इन माइंड कि ओनली दिस इज एलिजिबल फॉर द हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। अब उसमें कुछ 9 कैटेगरीज के हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, जिसमें से मैं आपको चंद के नाम लूंगी, जैसे कि RN हो गया, LPN हो गया, फिजिकल थेरेपिस्ट हो गए, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हो गए, ऑडियोलॉजिस्ट हो गए, मेडिकल एंड लैब टेक्नीशियंस हो गए। तो ये इन लोगों के सर्टेन कैटेगरीज हैं जिनकी वीजा स्क्रीनिंग की जरूरत होती है, ठीक है। और ये वीजा स्क्रीन आपको यूएस एम्बेसी में कॉन्सुलेट इंटरव्यू के टाइम पे आपको ये रिक्वायर्ड होता है। तो जस्ट कीप इन माइंड, टू इन ऑर्डर टू अटेंड द कॉन्सुलेट इंटरव्यू, दिस इज द मस्ट रिक्वायरमेंट ऑफ वीजा स्क्रीनिंग। यू नीड टू प्रेजेंट टू द काउंसलर when you are going for your green card visa or occupational visa. Now we are talking about the documents requirement. People are keep on asking like what kind of documents is required, because we have already done our CS report. So is there any difference in the documents requirement? So there is no difference in the document requirement. हाँ, but ये है कि मैं आपको ये highlight कर दूं कि those who have done their intermediate or grade 12 standard before applying for the nursing degree or diploma, वो अगर वो लोग 10 years से above हो चुका है तो उनकी ये रिक्वायरमेंट वेव हो जाती है, चाहे आपने CS रिपोर्ट करवाई हो इनिशियली या आपने ये सर्विसेज कभी भी ना ली हो। लेट्स सपोज अगर न्यूयॉर्क बोर्ड से कोई करवाता है तो वहाँ मैंडेटरी CS रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, CVS रिपोर्ट की। तो ऐसे में लोग क्या करते हैं कि CGFNS के साथ उनका कोई डीलिंग नहीं होता है अनटिल अनलेस उनको वीजा स्क्रीनिंग की नीड हो। तो जब वो लोग वीजा स्क्रीनिंग के लिए सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं एंड दोज हु हैव ऑलरेडी परचेज CS रिपोर्ट, तब भी आपको फीस एक ही देनी होती है, विच इज 700 स्टैंडर्ड वीजा स्क्रीनिंग फीस,
ठीक है। उसमें डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट वही होती है, बट यस अगर आपका सीएस रिपोर्ट ऑलरेडी पहले से जनरेटेड है तो उसमें ये कि आपकी कुछ रिक्वायरमेंट वेव हो जाती है। जैसे आपको लाइसेंस आपके कंट्री का जो होता है अगर वो एक्सपायर्ड नहीं है तो आपको वेरीफाई कराने की जरूरत नहीं है। अगर स्कूल ऑफ नर्सिंग या कॉलेज ऑफ नर्सिंग ने आपके ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड करके भेजे हुए हैं तो उसकी जरूरत नहीं है। बट वो रिक्वायरमेंट वीजा स्क्रीनिंग में भी होती है, वो वेव ऑफ इसलिए हो जाती है बिकॉज यू हैव ऑलरेडी सबमिटेड दीज वेरिफिकेशंस अर्लियर एंड व्हिच हैज नो एक्सपायरी डेट, देन यू नो नीड टू सबमिट अगेन फॉर द वीजा स्क्रीनिंग। दैट रिक्वायरमेंट विल बी वेव्ड ऑफ। बट ओनली आई एम टॉकिंग पर्टिकुलरली अबाउट द फाइनेंशियल इश्यूज कि अगर आप सीएस रिपोर्ट में ऑलरेडी $450 पे कर रहे हो तो 700 आपको फिर भी पे करने, चाहे आपने सीएस रिपोर्ट ऑलरेडी सबमिट किया है या नहीं किया है। योर रिक्वायरमेंट्स आर ऑलमोस्ट सेम, ओनली वेव्ड ऑफ बिकॉज यू हैव ऑलरेडी सबमिटेड अर्लियर। ठीक है, तो उसमें आप लाइसेंस की जितनी भी आपने फॉरेन या डोमेस्टिक जगहों पे काम किया तो सारे लाइसेंसेस यू हैव टू डू योर क्रेडेंशियल्स इवैल्यूएशन। फिर आपका अगर आपने CGFNS पास किया या आपने NCLEX पास किया है तो आपको उसकी वेरिफिकेशन अपने बोर्ड ऑफ नर्सिंग से करानी होगी जहां से भी आपने किया है। देन आपकी प्रोफेशनल एजुकेशन जो भी आपका डिप्लोमा डिग्री है उसकी ट्रांसक्रिप्ट हो गई, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट या जो भी डिस्क्रिप्शन उन्होंने आपसे मांगी है तो वो सब आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स देने हैं। इसमें एडिशन जो है वो सिर्फ 2 चीजों का, एक लैंग्वेज रिक्वायरमेंट हो जाती है और एक आपका NCLEX हो जाता है। तो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट में मैं जरा सा ब्रीफ दे देती हूँ यहाँ पर कि लैंग्वेज रिक्वायरमेंट में वो लोग OET, IELTS एंड PTE को एक्सेप्ट करते हैं और TOEFL भी आ जाता है उसमें, उसको भी एक्सेप्ट करते हैं। तो उसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आप CGFNS के पोर्टल पे जाके सेपरेटली उसको चेक कर सकते हैं। बट आई विल गिव यू सम जनरल आइडियाज। लाइक IELTS की बात करते हैं तो IELTS में ओवरऑल उनको 6.5 स्कोर्स चाहिए होते हैं जिसमें से 7 उनको स्पीकिंग में मस्ट चाहिए होते हैं। अब लोगों का ये कहना है कि भाई अगर हमारे रीडिंग में 6 आ जाते हैं तो क्या फिर भी वो 6.5 मानेंगे कि नहीं? यस, ओवरऑल 6.5 बात की है उन्होंने, इंडिविजुअल कंपोनेंट की बात नहीं की है। तो यू हैव टू कीप इन माइंड एंड यू आर क्लेवर इनफ टू नो दैट ओवरऑल 6.5 में और इंडिविजुअल 6.5 में क्या रिक्वायरमेंट है। सेकेंडली OET है तो उसमें भी C+ चाहिए सारे कंपोनेंट में, B आपको स्पीकिंग में चाहिए, PT है तो आपको 55 जो है वो स्पीकिंग में चाहिए, अदर कंपोनेंट्स में 50 चाहिए। तो आप सारे रिक्वायरमेंट्स जाके CGFNS के पोर्टल पे सेपरेटली यू कैन चेक। एंड सेकेंडली द अदर थिंग आई वुड लाइक टू मेंशन हियर बिकॉज मेनली मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स दे डोंट नो कि आप अपने जिस तरीके से यूके में अपने स्कोर्स को क्लबिंग करते हैं इस तरह आप वीजा स्क्रीनिंग के टाइम पे अपने स्कोर्स को भी क्लबिंग कर सकते हैं। आपको याद है मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में वीजा स्क्रीनिंग के बारे में कहा था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। जब मैं वीजा स्क्रीनिंग के बारे में बात करूंगी लैंग्वेज रिक्वायरमेंट की तो मैं वहां मेंशन करूंगी, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो लोगों को हमेशा डर लगा रहता है कि पता नहीं मैं IELTS पास कर सकूंगी या मैं OET पास कर सकूंगी या नहीं कर सकूंगी, तो डोंट वरी अबाउट इट। बट आपने सिर्फ ये ख्याल रखना है कि जो आपके 2 सर्टिफिकेट से उसके बीच में 6 मंथ्स का से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, राइट। जैसे आपके 2 IELTS के सर्टिफिकेट से अगर आपने 3 मंथ्स पहले किए, एक कंपोनेंट में जैसे कि स्पीकिंग में 7 नहीं आए, बाकी सब में अच्छे स्कोर्स आ गए, यू गॉट ओवरऑल 6.5, उस सर्टिफिकेट में सिर्फ स्पीकिंग में 7 लाना है तो नेक्स्ट सर्टिफिकेट पे आप स्पीकिंग में 7 लाए, भले ओवरऑल 6.5 ना हो तो आपका पुराना जो 6.5 है और अभी का जो 7 स्पीकिंग है वो क्लब हो जाएगा और आपको जो एलिजिबिलिटी मिल जाएगी कि आप लैंग्वेज की क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हो। और सेकेंडली आपका NCLEX, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको वीजा स्क्रीनिंग के टाइम पे रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं वीजा स्क्रीनिंग की वैलिडिटी की। ठीक है, तो वीजा स्क्रीनिंग का सर्टिफिकेट जो है वो 5 इयर्स के लिए वैलिडेट होता है। तो अब उसमें क्या है कि अगर हम बात करते हैं कुछ नेशनलिटीज जैसे चाइना हो गए, इंडिया हो गया, वियतनाम हो गया, उनका थोड़ा सा ग्रीन कार्ड प्रोसेस में जो है वो टाइम पीरियड थोड़ा सा लॉन्ग होता है, अनलाइक पाकिस्तान, नेपाल या अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड का इतना नहीं होता है। तो उसमें क्या होता है कि जब आपको कोई भी एम्प्लॉयर हायर करता है ग्रीन कार्ड प्रोसेस के लिए तो वो आपका जो है वो इमिग्रेशन फाइल करता है। जब आपका इमिग्रेशन अप्रूवल आ जाता है और आपकी फाइल जब नेशनल वीजा सेंटर तक पहुंच जाती है तो वहां पे वो आपसे वीजा स्क्रीनिंग सर्टिफिकेट मांगते हैं ताकि वो आपका कॉन्सुलेट का इंटरव्यू जो है वो स्केड्यूल कर सके। तो आप कीप इन माइंड कि कुछ लोग आफ्टर डूइंग NCLEX दे आर रेडी टू गो फॉर द प्रोफेशनल एग्जामिनेशन, आई मीन लैंग्वेज रिक्वायरमेंट की एग्जामिनेशन के लिए वो लोग चले जाते हैं एंड देयर एंड देयर दे विल अप्लाई फॉर द वीजा स्क्रीनिंग। अरे बाबा पहले देखो तो सही कि आपको जरूरत है उस वक्त वीजा स्क्रीनिंग की या नहीं, या आपके कंट्री के हिसाब से आपको वेटिंग टाइम लॉन्ग है। अगर तो यू आर गेटिंग स्पॉन्सरशिप फ्रॉम सम अदर कैटेगरी ऑफ वीजा, जैसे कि अगर H1B1 की हम बात करते हैं तो वो एम्प्लॉयमेंट वीजा है, वो जनरल है। अब जैसे अगर इंडियंस हैं उनको अगर ग्रीन कार्ड वीजा नहीं मिल रहा है उस टाइम पे और कोई ऐसा एम्प्लॉयर मिल गया है जो आपको H1B1 का वीजा दे रहा है तो उसमें फिर आपको लॉन्ग वेटिंग की जरूरत नहीं है कि भाई आपको 6-6 साल या 8-8 साल वेट करना है, आपको 6 to 8 मंथ्स में ये प्रोसेस हो जाएगा। तो ऐसी सूरत में आप वीजा स्क्रीनिंग के लिए अपना प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो जब आपकी एजेंसी आपको चूज कर लेती है या आपको एम्प्लॉयर चूज कर लेता है कि आप जो है वो अपना इमिग्रेशन का I-140 फाइल करके जो है वो अप्रूवल ले लो।
उस टाइम पे आप अपना वीजा स्क्रीनिंग प्रोसेस स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपको आइडियली वीजा स्क्रीनिंग प्रोसेस स्टार्ट ही उस समय करना चाहिए जब आपका इमिग्रेशन फाइल हो रहा हो और आपका लॉन्ग वेटिंग टाइम ना हो, जब आपको पता है कि आपकी फाइल एनवीसी तक पहुंच जाएगी, नेशनल वीजा सेंटर तक, और आपका कॉन्सुलेट इंटरव्यू आने वाला है, तो आप अपने वीजा स्क्रीनिंग पे काम करो। यानी कि आपका एनक्लेक्स तो ऑलरेडी हुआ है, सारे डॉक्यूमेंट्स भी आपको पता है कि आपके वेरीफाई हो जाएंगे, सिर्फ प्रोफेशनल लैंग्वेज पे आपको ध्यान देना है और आपको आपका वीजा स्क्रीनिंग मिल जाएगा। ठीक है, अब लेट्स सपोज आपने वीजा स्क्रीनिंग पहले से करा लिया, लेकिन आपका लॉन्ग वेटिंग है 10 साल का या 8 साल का, तो आपका एक्सपायर हो जाएगा सर्टिफिकेट, तो फिर आपको दोबारा से लैंग्वेज रिक्वायरमेंट देना पड़ेगा, फिर आपको दोबारा से कॉस्ट पे करना पड़ेगा, तो ये बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाता है। तो आई वुड सजेस्ट when you are filing your immigration, when your employer is filing your immigration, this is the right time, you know, when your consulate interview will be scheduled within a year or 2 year time period, क्योंकि वो 5 year होता है। और सेकेंडली आपका आइल्स का सर्टिफिकेट जो है उसकी एक्सपायरी 2 साल की होती है, राइट। लेकिन अगर आप अपना वीजा स्क्रीनिंग अप्लाई कर रहे हैं और आपका आइल्स का सर्टिफिकेट वैलिड है, अभी भी 6 मंथ्स के लिए उसकी वैलिडिटी है, और आप वीजा स्क्रीनिंग करा रहे हैं, तो आप 5 साल के लिए बच जाते हैं, आपको दोबारा आइल्स करने की जरूरत नहीं है। यही आपका आइल्स का सर्टिफिकेट वो 5 साल के लिए वीजा स्क्रीनिंग में जाके वैलिडेट हो जाता है। आई मीन 5 इयर्स के लिए वो बिल्कुल आइल्स करने की जरूरत नहीं है, वो 5 इयर्स के लिए वैलिड रहता है वीजा स्क्रीनिंग की वजह से। तो देखा आपने कितना बेनिफिट है कि अगर आपका आइल्स का स्कोर 6 मंथ्स के लिए भी वैलिड है या मोर देन 6 मंथ्स भी आपके वीजा स्क्रीनिंग के टाइम पे वैलिड है, तो वीजा स्क्रीनिंग की वजह से आपको 5 इयर्स के लिए वीजा स्क्रीनिंग की वैलिडिटी की वजह से दोबारा एग्जाम देने की जरूरत नहीं है ना। अच्छा पॉइंट। तो इसलिए मैं अपने कैंडिडेट्स को यही सजेस्ट करूंगी कि जब भी आप वीजा स्क्रीनिंग के लिए अप्लाई करें तो ये पॉइंट्स हमेशा ध्यान में रखें कि आपको कॉन्सुलेट इंटरव्यू में कितना टाइम है। और दूसरा, अगर आप आइल्स का जो भी सर्टिफिकेट आपके पास है 2 इयर्स के लिए, उसकी वैलिडिटी तो ब्रिटिश बोर्ड की तरफ से या ऑस्ट्रेलियन बोर्ड की तरफ से, राइट, या ओईटी की 2 साल के लिए आपकी वैलिडिटी है। तो अगर आप किसी और कंट्रीज में अप्लाई कर रहे हैं तो वो सर्टिफिकेट 2 साल के लिए चलेगा, लेकिन सिर्फ यूएसए में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी वीजा स्क्रीनिंग है जो आपके आइल्स के सर्टिफिकेट को भी वीजा स्क्रीनिंग में मर्ज होकर 5 साल के लिए वैलिडेट कर देती है। तो ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होती है, ठीक है। और सेकेंडली आपके पास ये ऑप्शन भी है कि आप क्लबिंग भी कर सकते हैं, तो इतना मुश्किल नहीं है यूएसए के लैंग्वेज रिक्वायरमेंट को, सिर्फ और सिर्फ आपको एनक्लेक्स पे ज्यादा से ज्यादा काम करना है कि आप पास हो जाएं और आपको एम्प्लॉयर जो है वो हायर कर ले, सही है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कुछ ऐसे रिक्वायरमेंट्स है जिससे आप इंग्लिश लैंग्वेज से वैसे एग्जाम्प्ट हो सकते हो, जैसे कि लेट्स सपोज अगर आपने कोई ऐसे कंट्री से अपना एजुकेशन लिया लाइक ऑस्ट्रेलिया, यूके, न्यूजीलैंड, योर प्राइमरी एजुकेशन इज बेस्ड फ्रॉम दीज कंट्रीज, देन यू आर डेफिनेटली एग्जाम्प्ट फ्रॉम द इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एग्जाम। दूसरा, आप एग्जाम्प्ट हो जाते हो अगर आप ऑलरेडी यूनाइटेड स्टेट्स में काम कर रहे हैं ऑक्यूपेशनल के किसी भी वीजा पे, ठीक है, आपके पास स्पॉन्सर है, आप स्पॉन्सर के बेसिस पे कहीं पे भी काम कर रहे हो, बट योर सर्टिफिकेट इज एक्सपायर्ड आफ्टर 5 years। डेफिनेटली अगर आपके पास ग्रीन कार्ड नहीं है, यूएस सिटीजनशिप नहीं है, तो यू नीड टू अगेन डू द वीजा स्क्रीनिंग टू गेट योर अनदर एम्प्लॉयमेंट वीजा। तो उसके लिए आपको वीजा स्क्रीनिंग के लिए रिन्यूअल कराना पड़ता है। लेकिन अगर आप 27 मंथ्स ऑलरेडी यूएस में काम कर चुके हैं और जिस वक्त आपने वीजा स्क्रीनिंग अप्लाई किया और आपका लास्ट 9 मंथ का भी एक्सपीरियंस है, तो तब भी आप प्रोफेशनल इंग्लिश लैंग्वेज से आप जो है वो बिल्कुल ही स्केप हो जाते हो और आपको जो है वो सिर्फ रिन्यूअल की फीस देनी होती है जो कि $450 होती है, वो पे करनी होती है। अब बात यह कि जब आपका वीजा स्क्रीनिंग एक्सपायर हो रहा होता है तो विद इन 6 मंथ्स के ड्यूरेशन में, एक्सपायरी से लेके 6 मंथ्स के अंदर अंदर आपको रिन्यू कराना है, तो उसकी फीस कम होगी। लेकिन अगर आप उसको 6 मंथ से ऊपर करवाते हैं तो आपको रीसर्टिफिकेशन की जगह स्टैंडर्ड वर्सेस ऑर्डर्ड का ऑप्शन चूज करना होगा, क्योंकि वो फिर आपको नए सिरे से जो है वो सर्टिफिकेट देगा, रीसर्टिफिकेशन नहीं करेगा, क्योंकि आपने 6 मंथ से ऊपर हो गया आपके वीजा स्क्रीन को एक्सपायर हुए और आप फिर अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन फिर यहां जहन में रखना है, इफ यू आर नॉट इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यू आर आउटसाइड ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यू हैव टू डू योर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एग्जाम्स अगेन। अगर आप उधर हैं और रिन्यूअल करा रहे हैं तब तो आपको नहीं चाहिए, बट कीप इन माइंड 27 मंथ्स ऑफ एक्सपीरियंस शुड बी देयर एंड रीसेंट 9 मंथ्स एक्सपीरियंस, सो नो नीड फॉर प्रोफिशिएंसी एग्जाम को रिपीट करने के लिए, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी ऑफ एप्लीकेशन की। तो देखें जैसे CGFNS की CS रिपोर्ट की जो एलिजिबिलिटी थी, इट वाज वैलिड फॉर 1 year, सो वीजा स्क्रीनिंग की भी वैलिड है 1 year। तो अगर आप वीजा स्क्रीनिंग की कोई भी एप्लीकेशन परचेज कर रहे हैं CGFNS से, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके सारे डॉक्यूमेंट, सारी एनक्लेक्स की जो भी आपकी वेरिफिकेशन है, लैंग्वेज जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल हो जानी चाहिए और आपका वीजा स्क्रीन विद इन 1 year आपके हाथ में आ जाना चाहिए, वरना यू हैव टू अगेन पे द फी। तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आपको ये कब अप्लाई करना है, ठीक है। आई होप कि मेरी बात आप लोगों को काफी, आज की जो इन्फॉर्मेशन है वो फ्रूटफुल लगी होगी, और काफी ऐसे पॉइंट्स थे जो कैंडिडेट को इनके बारे में आइडिया नहीं था और मैंने उसमें मेंशन किया है। तो प्लीज अपने कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसे लगी, और वीजा स्क्रीनिंग से रिलेटेड अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए
चाहिए या वीजा स्क्रीनिंग से रिलेटेड आपको कोई भी ऐसे सवाल जो मन में आपके चल रहे थे और आपको ऐसा लगता है कि मैंने इसमें मेंशन नहीं किए हैं, तो आप ऑलवेज, ये फ्री फोरम है, आप कभी भी अपने कमेंट्स नीचे कर सकते हैं यूट्यूब चैनल के, और दूसरे लोग भी इसको देख के बेनिफिट हो सकते हैं। हो सकता है आपकी इन्फॉर्मेशन से किसी और को भी फायदा हो जाए। तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, दूसरी नर्सेस तक पहुंचाएं, ताकि हो सकता है उनके मन में भी कोई ऐसे सवाल तो जो आपके जहन में ना हो, और जब वो इस फोरम पर जो है वो अगर वो ऐसे क्वेश्चंस करें तो उससे आपको भी बेनिफिट हो। तो जस्ट मैं आप लोगों को सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल more and more, so I can bring more and more video in the future. My content will always be a research based content. I am not lawyer, I am not agent for any agency. तो please मेरा जो भी कंटेंट होता है ये मेरी रिसर्च बेस के ऊपर होता है। मे बी पॉसिबल है कि थिंग्स आर अपग्रेडिंग टाइमली, तो आप पोर्टल पे जाके टाइमली आप रिसर्च भी कर सकते हैं, लेकिन ये मैंने जनरल इन्फॉर्मेशन सिर्फ आपके साथ शेयर की है और वो भी रिसर्च बेस पर। ठीक है, तो आई होप कि आपको आज की वीडियो फ्रूटफुल लगी होगी, एंड आई विल गेट कमेंट ऑन द basis of my today's video, and I would like you to please share your ideas, any information हमें मुझे next video किस पे बनानी चाहिए, तो I will definitely look into that matter। और मैं I think next time जो बनाने वाली हूँ वो वीजा स्क्रीनिंग के बाद के प्रोसेस के बारे में बनाऊंगी। ठीक है, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, गुड बाय, टेक केयर।